हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए हम ला चुके थे इंग्लिश और हिंदी का पेपर। अब हम देखेंगे इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कक्षा 8 के विषय विज्ञान का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2022-23 का ये पेपर। तो इसमें आपका समय रहने वाला है 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक रहेंगे 80 अंक। सभी प्रश्न जो आपको टोटल 25 प्रश्न मिलने हैं उन्हें करना आपके लिए अनिवार्य है। सबसे पहले खंड ए देखेंगे जिसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो क्या मिलाते हैं? खाद। ऑप्शन ड को करेक्ट कर देंगे। निम्नलिखित में से जीव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक। सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है मिट्टी का तेल। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता, तो ये है वायु। वायु कभी भी खत्म नहीं हो सकती, प्राकृतिक संसाधन है ये अक्षय वाला। निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीशीज की श्रेणी में शामिल है? हाथी, काले हिरण और अजगर। घर्षण है शत्रु मित्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। घर्षण आपस में शत्रु मित्र दोनों है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। अगर अपोजिट रहते हैं तो आकर्षण रहता है, और अगर सेम रहता है जैसे नॉर्थ नॉर्थ कर लीजिए आप चुंबक का, तो वो क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। तो शत्रु मित्र दोनों होते हैं। निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? पुरुष की। आंसू जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को व्यक्त किया जाता है रिक्टर पैमाने पर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। अब देखेंगे ऑप्शंस हमारे हो चुके हैं प्रश्न संख्या 10 तक। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे जिसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। एक तैरपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है कायांतरण। प्रश्न संख्या 3 है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें आपको एक एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं। रबी फसल के दो उदाहरण दीजिए, जो कि है गेहूं, सरसों। 2 अधातु पदार्थों के नाम बताइए। क्लोरीन, आयोडीन। पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये आपको पेज नंबर 528 पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के इसका आंसर देख लेना। 5th क्वेश्चन है निषेचन के प्रकार लिखिए। 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न खंड ब। प्रश्न संख्या 4 है कॉलम के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। तो कॉलम फर्स्ट को आपको मिलान करना है कॉलम सेकंड से। जीवाणु यहाँ पर मिलान कर देंगे इसको। हैजा का कारक राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलिस दही का जमना। ईस्ट ब्रेड की बेकिंग के लिए यूज होता है। एक प्रोटोजोआ ये हो जाएगा मलेरिया का कारक। एक विषाणु एड्स का कारक हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने के काम आता है। 6th है क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए? तो आपको ये देख लेना है क्वेश्चन। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, तो दोनों का ही आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 517 पर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो ये आपको 528 पेज नंबर पर मिल जाएगा निषेचन प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं
मनुष्य में निषेचन प्रक्रम देखिए, सजीवों के लिए जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जैव निरंतरता को सुनिश्चित करता है। माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले और जीव उत्पन्न होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक विभिन्नताएं स्थानांतरित होती हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन देखे थे, जैसे मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ आंसर भी बता देती हूँ मैं। अनावृत होने पर मिट्टी की परत, ऊपरी परत, नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है और इसकी उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए तो रेगिस्तान बनते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत जगह जगह अगर चली जाती है वो उड़ करके, तो वहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है, ठीक है, मरुस्थल का। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, यदि इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि हो जाती है तो वायुमंडल में अतिरिक्त ऊष्मा संचित होने लगती है। फलस्वरूप औसत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। विदित हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी वायुमंडल में ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता होगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन था वृषण वाला, तो उसका भी आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। तो चिकनी सतह, जूतों तथा चिकनी सतह के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। जब हम चिकनी सतह पर जो दौड़ते हैं तो हम सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं और इसी प्रकार हम आगे की ओर गति करने के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमारे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे, ऐसा उनके वेग के अंतर के कारण होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि की वेग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, अतः प्रकाश हम तक ध्वनि की अपेक्षा पहले पहुंचता है। अतः आकाश में तड़ित मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा समान दूरी पर घटित होने पर भी तड़ित पहले दिखाई देती है, यानी बिजली पहले दिखाई देती है, और मेघ गर्जन यानी जो बादलों का गर्जना सुनाई देती है ना, वो बाद में हमें सुनाई देती है, जबकि साथ में ही होती है ये घटना, बट प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण वो पहले हम तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, सुचालक एवं हीन चालक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। सुचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बिना किसी विशेष प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकती है, उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट आदि। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और कागज। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताएं। बिजली से अपनी सुरक्षा किस तरह करेंगे आपको लिखना है। घर के अंदर या ढके हुए स्थान पर रहें, स्नान न करें उस समय, घर में बिजली के उपकरणों, तार वाले फोन का प्रयोग न करें, गरज के दौरान अपने सिर को अपने घुटनों तथा हाथों के बीच रखें। ऐसे जैसे एक मुर्गे की रूप होता है ना, उस तरह से हमें अपने सिर को रख देना चाहिए अपने पैरों, घुटनों के बीच में, ठीक है, मुर्गी की पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बिजली से आपको नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट है, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आंसर लिखेंगे नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ध्रुव तारा स्थिर दिखता है क्योंकि वह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन 13, वन महोत्सव क्या है। तो आंसर लिखेंगे वनों, विशेष रूप से पेड़ों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव या वन महोत्सव मनाता है। वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सरकारी संगठनों, नागरिक निकायों से लेकर व्यक्तियों तक विभिन्न हित का धारकों द्वारा हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। इसी को कहा जाता है वन महोत्सव, और ये क्यों मनाया जाता है वो भी हमने देख लिया है।
अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपको बड़े उत्तर देने हैं। खंड 6 है ये। प्रश्न संख्या 14 है, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है, समझाइए। आंसर लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन का सेवन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है, यानी जहरीला हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन करने से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है तथा इस कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः हमेशा स्वच्छ एवं ताज़ा भोजन ही उपयोग में लाना चाहिए। कभी भी भोजन एक दिन के बाद में हमें नहीं खाना चाहिए उस भोजन को, चाहे वो फ्रीज में रखा हो, क्योंकि उसमें विषाक्त गुण आ जाते हैं और वो नुकसान भी करता है हमारी बॉडी को। तो जो रहता है ना कि भोजन का गलत उपयोग किया है, इस कारण से पेट में दर्द होना, उल्टी होना, तो ये सब चीज़ें उसी कारण से होती हैं। फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं। तो ये फूड पॉइजनिंग क्यों होती है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, अतः प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। उदाहरण, विभिन्न रसायन प्लास्टिक की बोतलों में संचयित किए जाते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोजन के भंडारण में किया जाता है, क्योंकि यह रखे हुए भोजन से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अचार एवं पानी प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखेंगे। नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता। नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों में संचित नहीं रख सकते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं जो खाद्य विषाक्तन उत्पन्न करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में कोई भी खटाई की चीज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो अभिक्रिया करके उस पदार्थ को दूषित कर देते हैं या विषाक्त कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेष से बनते हैं और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में ये संसाधन सीमित हैं। इनके बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, जबकि वर्तमान में इनका उपयोग तीव्र गति से हो रहा है। अतः जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अगर इसी तरह से यूज होते जाएंगे तो जीवाश्म ईंधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो ये तुरंत से नहीं मिल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक होता है, उदाहरण देकर समझाइए। घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक होता है क्योंकि वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पेड़ों का इस्तेमाल करना, कबड्डी खिलाड़ियों द्वारा अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ना, चलते समय अधिक बल लगाकर पैरों द्वारा जमीन को पीछे धकेलना, इसलिए आवश्यक होता है घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस में संपरशित के स्वतंत्र सिरों को डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव होता है। तो आंसर लिखेंगे, सपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, भूकंप के बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। भूकंप से बचाव के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए।
भवनों का डिजाइन इस तरह की हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। उचित है यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी तथा इमारती लकड़ियों का उपयोग अच्छा रहता है। यदि ढांचा गिरे तो अधिक क्षति नहीं होती है। अगर लकड़ियां हमारे ऊपर गिरेंगी तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा, जबकि जो लोहा है, सरिये है, अगर गिरेंगे तो उससे डेथ हो सकती है। अत्यधिक जो भूकंपी क्षेत्र है वहां पर आपने देखा होगा ज्यादातर इमारतें लकड़ी की बनाई जाती हैं। अलमारियों आदि को दीवारों के साथ जड़ दे जिससे वे आसानी से नहीं गिरे। अगर दीवारों में फिक्स रहेगी अलमारी तो वो नहीं गिरेंगी, और इससे अगर उस रूम में कोई रहा होगा तो उस रूम में नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, वो बच सकता है। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि को दीवार पर लटकाते समय सावधानी रखें जिससे भूकंप आंधी आने के समय ये लोगों के ऊपर ना गिरे। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं हमें सावधानी पूर्वक लटकानी चाहिए ताकि वो ना गिरे और इससे नुकसान ना हो। कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग जाती है, अतः ये आवश्यक है कि सभी भवनें जो है बनाए गए हैं, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। किसी योग्य आर्किटेक्ट अथवा संरचना इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए किसी भी इमारत को बनाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, कृत्रिम उपग्रह क्या है, समझाइए। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की तुलना में अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, कल्पना 1, एजुसैट यानी EDUSAT आदि हैं। उपयोग इनका क्या है? कृत्रिम उपग्रह के बहुत से व्यावहारिक प्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार, सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। अब खंड 2 है जिसमें है निबंधात्मक प्रश्न 22 से 25 तक। क्वेश्चन 22 है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। अथवा में है आपका एक और क्वेश्चन, कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन कीजिए। हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचाई उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है। अब सिंचाई की क्या क्या विधियां हैं, जैसे छिड़काव तंत्र जो कि बहुत यूज होता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो कि बहुत सारे पार्कों में आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है छिड़काव तंत्र से। ड्रिप तंत्र क्या है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधे, बगीचे, वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। छिड़काव तंत्र में क्या रहता है ना कि बहुत सी जो यूज़ नहीं आ रही है जगह, वहाँ पर भी वो पानी का छिड़काव होता रहता है, जबकि जो ड्रिप तंत्र है उससे उसी जगह पर पानी गिरेगा जिस जगह पर ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि बगीचे और जैसे सोसाइटीज़ होती है, फलदार पौधों के जो बगीचे रहते हैं वहाँ पर बहुत यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जल मंडल आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर व अभयारण्य, संकटापन्न विलुप्त स्पीशीज, वनस्पति जात एवं रानी जात। इसके अथवा में है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन्य प्राणी, पर्यावरण, पृथ्वी, अगली पीढ़ी। तो देखिए हम देखेंगे वन्य प्राणी का जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, वन्य प्राणी उद्यान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये देखेंगे हम। तो देखिए
वन्य प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जहां वन्य प्राणी सुरक्षित संरक्षित रहते हैं। जैव मंडी आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों, जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं, जहां जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहां जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ जानवर खुद ही शिकार कर भोजन प्राप्त करते हैं। अभ्यारण्य तो आप देख ही चुके होंगे, बहुत सारे हैं। संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, विलुप्त हो सकते हैं वो, जैसे भारतीय शेर, गैंडा इस श्रेणी में आते हैं। विलुप्त स्पीसीज क्या है? वे हैं जो पृथ्वी पर अब तक देखने को नहीं मिली है, जैसे डायनासोर, जबकि इनके जो एक रहता है, इनकी जो जैसे किसी की हड्डियां मिली हैं डायनासोर की, किसी की आकृति मिली है बनी हुई, तो इससे पाया जाता है कि ये स्पीसीज थे बट अब विलुप्त हो चुके हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, यानी फ्लोरा कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति जात फ्लोरा और प्राणी जात यानी प्राणी फौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को व्याख्या करिए। अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। इसके अथवा में है मानव कान यानी कर्ण का चित्र बनाइए और ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझाइए। कोई भी एक क्वेश्चन करना है। हम यहाँ पर देंगे मानव कर्ण का चित्र। तो इसी तरह से आपको नामांकन सहित इसे लिखना है, बनाना है। अब देखेंगे सुनने की क्रिया क्या है। हमारे कान के बाहरी भाग की आकृति कीप फनल जैसी होती है, देखिए फनल जैसी है ना। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक झिल्ली नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर पतली झिल्ली दृढ़ता से तानित होती है। यह कर्णपटे ईयर ड्रम कहलाता है। जब ध्वनि के कंपन कर्णपटे को कंपित करते हैं तो कर्णपटे कंपनों का अंतर कर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन फिर 25। जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव, रोकथाम के उपाय बताइए, अथवा आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जल प्रदूषण, जल को बचाने के जो हमारे तरीके हैं वो। तो पहला है, दैनिक जीवन में जल को उपयोग में लाते समय हम थोड़ी सी सतर्कता रखने पर जल को व्यर्थ बहने से रोक सकते हैं। जैसे दांतों में ब्रश करते समय, स्नान करते समय नल व्यर्थ खुला नहीं छोड़े, इससे हजारों लीटर जल नष्ट हो जाता है। हमें जल को उपयोग करते समय यह मूल मंत्र ध्यान रखना चाहिए, जिससे कम उपयोग यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग रीयूज, पुनः चक्रण रिसाइकिल सम्मिलित है। घरों में सब्जियों को धोने के लिए यूज किए गए जल का उपयोग सिंचाई में कर सकते हैं। तो जिस पानी से आप सब्जियां धो रहे हैं उस पानी को आप अपने गार्डन में यूज कर लीजिए, इससे आपके पानी की बचत होगी। वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता है। वर्षा होती है तो उस जल को संग्रहित करके एक स्टोरेज में रख दिया जाता है और उसका यूज़ हम पेड़ पौधों में कर सकते हैं। तो ये एक आजकल टेक्निक यूज़ की जा रही है घरों में जल संग्रहित की, जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो कि आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से डन होता है आपका ये टोटली पेपर सब्जेक्ट विज्ञान यानी साइंस का। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, सभी के आंसर मिल गए होंगे। आप अथवा वाले क्वेश्चनों में आप जिसका मैंने आंसर बताया है उनके अलावा में भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको आता है। तो पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं, अच्छे से समझने हैं और अपना एक टेस्ट भी लेना है कि आपको इस पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी है। तो उम्मीद है इसी तरह और भी हम मॉडल पेपर्स हैं आपकी कक्षा से रिलेट, वो लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पेपर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के बाद सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।